एवरीवन, ऑब्स्टेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक आज हम जो पढ़ेंगे वो है वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविटारम, ये आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है 2015 की बैच अगर आप है तो देखते हैं कि वोमिटिंग क्या है। सबसे पहले हम ना सिंपल वोमिटिंग के बारे में देख लेंगे, फिर उसके बाद में हाइपर एमेसिस ग्रेविटारम। तो वोमिटिंग इज़ अ सिम्टम विच मे बी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकता है या इट मे बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सम मेडिकल, सर्जिकल और गायनेकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो ये कौन से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है वो हम आगे पढ़ते हैं। वोमिटिंग में ऑकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के कोई भी फेज़ में या कोई भी ट्राइमेस्टर में आपको ये वोमिटिंग का सिम्टम देखने को मिल सकता है। तो इसमें अब दो आते हैं, एक तो अर्ली प्रेगनेंसी के क्या रीजंस है और लेट प्रेगनेंसी के क्या क्या रीजंस है। तो ये देखते हैं। अब पहला है सिंपल वोमिटिंग। ये क्या है? रिलेटेड टू प्रेगनेंसी में सिंपल वोमिटिंग आता है और दूसरा आता है हाइपर एमेसिस ग्रेविटारम। सिंपल वोमिटिंग को दूसरा नाम है मॉर्निंग सिकनेस या एमेसिस ग्रेविटारम। अब एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी में जो रिलेटेड टू प्रेगनेंसी नहीं है, अनरिलेटेड टू प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी को छोड़ के दूसरे क्या रीजंस है? तो मेडिकल, सर्जिकल या गायनेकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वोमिटिंग होगी। पहला है मेडिकल में हिपेटाइटिस, यूटीआई, यूरेमिया। दूसरा है सर्जिकल, पेप्टिक अल्सर, अपेंडिसाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस का मतलब है गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो गया तो भी वोमिटिंग हो सकती है। गायनेकोलॉजिकल में क्या है? ट्विस्टेड ओवेरियन ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट, लेट प्रेगनेंसी के क्या क्या रीजंस है? रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, कंटिन्यूएशन और रीअपीयरेंस ऑफ सिंपल वोमिटिंग। तो मॉर्निंग सिकनेस या एमेसिस ग्रेविटारम अगर कंटिन्यू हो गया है तो भी वो आगे लेटर स्टेज में या लेट प्रेगनेंसी में भी आपको वोमिटिंग देखने को मिलेगी। दूसरा रीज़न है एक्यूट फल्मिनेटिंग प्रीक्लैम्सिया। तो इसका भी एक रीज़न है कि वोमिटिंग हो सकता है। अब दूसरा है इसमें एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी, सेम एज अबो, मेडिकल, सर्जिकल या गायनेकोलॉजिकल जो रीजंस हमने अभी देखे हैं उसकी वजह से आगे भी या लेटर स्टेज में भी आपको प्रेगनेंसी में वोमिटिंग देखने को मिलेगी। या दूसरा रीज़न है हाइटिस हर्निया। नेक्स्ट, सिंपल वोमिटिंग, नॉशिया, ओकेजनल सिकनेस ऑन राइजिंग इन द मॉर्निंग। तो मोस्ट कॉमनली जब हम बेड से उठते हैं ना सुबह सुबह एकदम, वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि वोमिटिंग देखने को मिलेगी। या ये कभी भी दिन भर में आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, मे ऑकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, कभी भी हो सकता है। स्लाइट वोमिटिंग इज सो कॉमन दैट इन अर्ली प्रेगनेंसी इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। तो हम उसे एज अ सिम्टम ही कंसिडर करते हैं। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इम्पेयरमेंट टू हेल्थ और रिस्ट्रिक्ट एनी नॉर्मल एक्टिविटी। तो ये ना फीमेल की कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी में कोई दखल नहीं देता है, तो कोई इम्पेयरमेंट हेल्थ को भी नहीं करता है। जबकि हाइपर एमेसिस ग्रेविटारम बहुत ही सीवियर वोमिटिंग होती है, वो हम आगे देखते हैं। डिसअपियर यूजुअली आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 12 to 14 वीक्स के बाद ये आपको सिम्टम डिसअपियर होते हुए देखने को मिलेगा। अब ये वोमिटिंग होती क्यों है? तो इसका क्या रीज़न है? तो बॉडी में लेवल ऑफ HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, तो इसका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ इस्ट्रोजेन का और यहाँ पे अल्टर्ड इम्यूनोजेनिकल स्टेज की वजह से भी ये रिस्पॉन्सिबल है सारे वोमिटिंग की वजह से। अब मैनेजमेंट में क्या करते हैं? तो मैनेजमेंट में ड्राई टोस्ट या बिस्किट ये उन्हें देंगे और स्पाइसी या फैटी फूड का पूरा अवॉइड करने को बोलेंगे और एंटी इमेटिक ड्रग्स देकर उन्हें ट्रीट करेंगे। अब बात करें हाइपर एमेसिस ग्रेविटारम की, तो डेफिनेशन है इट इज़ अ सीवियर टाइप ऑफ वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी विच हैज़ गॉट डेलेटेरियस इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द मदर एंड इनकैपेसिटेट्स हर इन डे टू डे एक्टिविटीज़। अब हमने देखा था नॉर्मल में क्या था कि वो हमारे या मतलब फीमेल के नॉर्मल जो भी एक्टिविटी है वहाँ पे दखल नहीं देता है, लेकिन हाइपर एमेसिस बहुत ही ज़्यादा डेलेटेरियस इफेक्ट करवाता है और वो मदर की नॉर्मल एक्टिविटी भी उसे ठीक से करने नहीं मिलती। अब है इंसिडेंस। तो इंसिडेंस अभी लास्ट 30 ईयर्स से कम हो गए हैं। इसके क्या क्या रीजंस है? तो पहला है बेटर एप्लीकेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, दूसरा है अर्ली विजिट टू एंटेनेटल केयर और तीसरा है पोटेंट एंटी हिस्टेमिक और एंटी इमेटिक ड्रग्स। तो इन सब रीजंस की वजह से आजकल या 30 सालों में ये सब हाइपर एमेसिस के केसेस बहुत ही कम हो चुके हैं। अब इसकी इटियोलॉजी की बात करें, मोस्ट लिमिटेड टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलेगा। फैमिलियल हिस्ट्री, अगर उनके मदर को वो जो वुमन है या फीमेल है उनके मदर को या सिस्टर को भी ऐसी हाइपर एमेसिस ग्रेविटारम की हिस्ट्री रह चुकी है तो उन फीमेल में ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। इसके बाद हेरेडिटी फॉर्म मोल है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो इनमें भी आपको हाइपर एमेसिस ग्रेविटारम देखने को मिलेगा। अब कुछ थेरीज है
तो ये थेरी क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला है हार्मोनल थेरी। तो HCG का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का, या दूसरा रीज़न है हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल है, या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या प्रोजेस्टेरॉन की जो मात्रा है वो बॉडी में बढ़ जाती है, लेवल बढ़ जाता है। तो इनकी वजह से भी हाइपर एमेसिस ग्रेविटारम देखने को मिलेगा। दूसरी जो थेरी है वो है साइकोजेनिक थेरी। एग्रावेट्स नॉशिया वंस इट बिगिंस। तो एक बार अगर वोमिटिंग स्टार्ट हो गई तो वो बहुत नॉशिएटिंग उन्हें फील होता है, लेकिन अगर पेशेंट घर पे ही है तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि सराउंडिंग ऑफ द पेशेंट अफेक्ट्स द कंडीशन। तो ये उनको मेंटली स्टेबल करता है अगर वो घर पर ही रहे तो। इसके बाद है डाइटरी डेफिशिएंसी। तो अब हमें पता है कि वोमिटिंग में बहुत सारे नॉर्मल वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ उनमें बहुत सारे विटामिन प्रोटीन की भी कमी आ जाती है। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ों की कमी हमें देखने को नॉर्मली मिलेगी? डिक्रीज कार्बोहाइड्रेट, डिक्रीज अमाउंट ऑफ विटामिन B12, B1, थायमिन की भी कमी देखने को मिलेगी, और प्रोटीन्स भी कम हो जाएंगे। अब फोर्थ थेरी है एलर्जिक या इम्यूनोलॉजिकल बेसिस। तो कोई उन्हें एलर्जी है किसी चीज़ से तो वो यहाँ पर हमें ये थेरी 4th नंबर की थी। 5th डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो मोटिलिटी अगर गैस्ट्रिक कम हो गई है तो वो नौशिया करवाती है, क्योंकि हमें पता है कि वो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन आ जाती है वो ग्रेविड यूटेरस की वजह से। अब साइकिल ऑफ वोमिटिंग की बात करें, अगर हमने ये सब ट्रीट नहीं किया तो क्या हो सकता है? वोमिटिंग होंगी, इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट स्टार्वेशन होगा, क्योंकि वो कुछ ठीक से खा पी नहीं रही है, तो वहाँ पे नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाएगी। आगे चल के कीटो एसिडोसिस होगा और अल्टीमेटली फिर से वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या क्या पैथोलॉजी हमें ड्यूरिंग हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम देखने को मिलती है? पहला है लीवर के अंदर सेंट्रीलोब्युलर फैटी इनफिल्ट्रेशन विदाउट नेक्रोसिस। तो यहाँ पे भी फैटी इनफिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। किडनी में फैटी चेंज मे बी रिलेटेड टू एसिडोसिस। तो हमने अभी देखा कीटो एसिडोसिस हो रहा था, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की स्टार्वेशन हो रहा था या बहुत कमी थी बॉडी में, तो उसकी वजह से कीटो एसिडोसिस हो रहा था। उसका एक ख़राब इफेक्ट किडनी पे होगा और फैटी चेंज होने लग जाएगा। अब हार्ट में क्या है कि स्मॉल हार्ट देखने को मिलेगा या सब एंडोकार्डियल हीमोरेज देखने को मिल सकता है। ब्रेन में क्या होगा? स्मॉल हीमोरेजेस इन हाइपोथैलेमिक रीजन विथ मैनिफेस्टेशन ऑफ वर्निकेस एनसेफेलोपैथी। अब ये जो वर्निकेस एनसेफेलोपैथी है ना, ये B1 की डेफिशिएंसी मतलब थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। और उसकी वजह से दूसरा क्या हो सकता है? हमें पता है बेरी भी एक होता है जिसमें और 2 टाइप्स आते हैं, एक वेट और ड्राई। तो ये तो हो गई बात की बात, लेकिन यहाँ पे वर्निकेस एनसेफेलोपैथी भी आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट है मेटाबॉलिक बायोकेमिकल या सर्कुलेटरी चेंजेस। तो मेटाबॉलिक चेंजेस में क्या है? ग्लाइकोजन डेप्लीशन ड्यू टू इनएडवोकेट फूड इनटेक। तो ग्लाइकोजन कम हो जाएगा, फैट रिजर्व जो है वो ब्रोकन डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो आगे अब बॉडी फैट रिजर्व को ब्रेक करेगी। इसके बाद में बनेंगे कीटोन बॉडीज, और एसीटोन जो है वो किडनी और ब्रेथ के थ्रू बाहर निकलेगा। H2O और इलेक्ट्रोलाइट का भी इम्बैलेंस हो जाएगा। बायोकेमिकल में है वाटर एंड सॉल्ट लॉस इन वॉमिटस लीड्स टू डिक्रीज प्लाज्मा, पोटेशियम, सोडियम एंड क्लोराइड्स। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोप्रोटीनेमिया, हाइपोवाइटेमिनोसिस। तो वाइटामिन्स की कमी हो जाएगी, प्रोटीन कम हो जाएगा, और हाइपोग्लाइसेमिया भी हो सकता है, और रेयरली हाइपर बिलीरुबिनेमिया भी हो सकता है। अब सर्कुलेटरी चेंजेस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे हीमो कॉन्सेंट्रेशन लीड्स टू इंक्रीज HB। यहाँ पे HB बढ़ जाएगा, RBC काउंट बढ़ जाएगा, हिमेटोक्रिट वैल्यूज़ भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, और WBC भी बढ़ेगा, इओसिनोफिल बढ़ेगा, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम हो जाएगा बॉडी से। अब नेक्स्ट है क्लिनिकल कोर्स। तो क्लिनिकल कोर्स में 2 आते हैं, एक अर्ली और एक लेट। तो अर्ली वाले किन में आपको देखने को मिलेगा? तो नली पैरा में देखने को मिलेगा, अर्ली प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। इंसिडियस ऑनसेट है उसका, ऑकर्स थ्रू आउट द डे, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी डिस्टर्ब, नो एविडेंस ऑफ स्टारवेशन एंड डिहाइड्रेशन। तो ये था अर्ली। अब लेट में क्या है? एविडेंस ऑफ स्टारवेशन एंड डिहाइड्रेशन इज प्रेजेंट। इसमें अब हम देखेंगे सिम्टम्स क्या है। तो वोमिटिंग इंक्रीज हो जाएगी, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और गैस्ट्रिक पेन भी बढ़ जाएगा। साइंस में क्या है? कीटो एसिडोसिस देखने को मिलेगा, ड्राई कोटेड टंग, सनकन आइज, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, उनका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा हुआ रहेगा, और जॉन्डिस लेट साइन में आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद एसीटोन स्मेल इन ब्रेथ भी देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें, यूरिन एनालिसिस, बायोकेमिकल सर्कुलेटरी चेंजेस, ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन और ECG। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे। इसके बाद है
डायग्नोसिस, प्रेगनेंसी इज़ टू बी कन्फर्म फर्स्ट। तो पहले तो प्रेगनेंसी है कि नहीं ये कन्फर्म करना ज़रूरी है, या कुछ कोई दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से उन्हें उल्टियाँ हो रही है, वो भी देखना ज़रूरी है। यूएसजी करवाना ज़रूरी है। गायनेकोलॉजिकल, सर्जिकल, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस टू बी वॉच आउट फॉर। तो हमने पहले जो हमने देखे थे मेडिकल, सर्जिकल और गायनेकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, ये सब भी पहला देखना ज़रूरी है कि कहीं ये प्रेगनेंसी नहीं लेकिन ये दूसरे रीज़न की वजह से तो उन्हें वोमिटिंग नहीं हो रही है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है? कीटोएसिडोसिस, वर्निकेस, एनसेफेलोपैथी, पेरिफेरल न्यूराइटिस, अल्सर इन स्टमक, इसोफेजियल टियर एंड जॉन्डिस। अब मैनेजमेंट की बात करें, करेक्ट द फ्लूइड। तो फ्लूइड उन्हें ठीक से हमें अच्छे से, अगर वो ओरल रूट से ले सके तो ठीक है, नहीं तो फिर आईवी फ्लूइड मतलब आईवी देकर उन्हें नॉर्मली हम ट्रीट कर देंगे। इसके बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है उसे प्रिवेंट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन की अगर ज़रूरत है तो वो भी करेंगे। द सेम डाइट एंड ड्रग्स यूज्ड एट होम रिकवर्स द पेशेंट रैपिडली। तो हमने ये जो साइकोजेनिक थ्योरी देखी थी ना, उसमें यही था कि वो घर पे जल्दी ठीक हो जाते हैं फ्लूइड ओरल फीडिंग या आईवी ड्रिप लगा के, एंटी इमेटिक ड्रग्स देकर, हाइड्रोकॉर्टिजोन देकर, ये भी एक हेल्पफुल होता है वोमिटिंग को रोकने के लिए। न्यूट्रिशनल सपोर्ट अब उन्हें देंगे, विटामिन B1, B6, विटामिन C और विटामिन B12, नर्सिंग केयर, ये सब लेंगे और उन्हें ट्रीट करेंगे। थैंक यू।